दोस्तों, कॉमरेड सलीम राज को सुर्ख सलाम। कॉमरेड सलीम राज वो हमारे रहनुमा और लीडर और रहबर हैं, जिनसे मेरी पहली मुलाकात तब हुई जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी में गया और मुझसे सीनियर दोस्त थे। और उस वक्त पता चला कि 4 आदमी हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो को चलाते हैं, जिसमें कॉमरेड सलीम राज भी हैं। और हमने उनसे सीखने की कोशिश की और फिर इत्तेफाकन थोड़े ही अरसे 4 साल बाद पार्टी टूट गई। जब पार्टी टूट गई तो राज साहब थोड़े से बददिल हुए, लेकिन यह तंजीम सारी उनसे तकरीबन अलग हो गई, क्योंकि यहाँ पर जिन दोस्तों का असर था वो डीएसएफ को और कम्युनिस्ट पार्टी को और उसके तमाम फ्रेंड्स को तकरीबन पार्टी से अलग कर चुके, तो कॉमरेड सलीम राज बेअसर हो गए। तो मैं उनके पास आने लगा और एक डाकसन में पीछे लटकते हुए, क्योंकि वाकफियत नहीं थी तो कोई सीट भी नहीं देता था, तो डाकसन पर पीछे लटक के उनके गांव जाते थे, उनसे बातें की। तो कॉमरेड ने कहा कि यार जितना काम था सब चला गया, अब असर न शुरू करें, फिलहाल हिम्मत नहीं हो रही। तो हमने कहा कॉमरेड हम आपसे सीखेंगे, आपकी टांगे और बाजू हम बनेंगे, हमारा दिमाग आप हैं, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, हमारी तवानाई आपकी मदद करें, दोबारा तामीर करते हैं। बहरहाल ये कॉमरेड के साथ एक रफाकत रही, लेकिन कॉमरेड ने एक्टिव पॉलिटिकल रोल जो है वो पहले भी प्ले नहीं किया था, अदब में उनका ज़्यादा रोल था। और जब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दोबारा रिवाइवल हो रही थी, तो उस वक्त पार्टी ने फैसला किया कि इसको दोबारा रिवाइव किया जाए, लेकिन किन किन लोगों को आगे लाया जाए। उसमें तय हुआ कि सिंध से कॉमरेड सोबो, बलूचिस्तान से जमालदीनी साहब और पंजाब से हमीद अख्तर और पख्तूनख्वा से कॉमरेड सलीम राज, इन चारों को खड़ा किया जाए, इन पर मुश्तमिल मरकजी ओहदेदारों की कोई कमेटी बनाई जाए। जमालदीनी साहब से बात हुई दोस्तों की, उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे घूम फिर नहीं सकता, मैं तो व्हील चेयर पर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। कॉमरेड शोभो से कहा गया, उन्होंने भी यही बातें की। हमीद अख्तर साहब से बात की गई, उन्होंने भी इसी तरह जवाब दिया। लेकिन पार्टी ने तय किया कि पार्टी का पैगाम पहुंचाओ कि ये पार्टी का फैसला है। और वो फैसला जब उन पर कन्वे किया गया, सबने कबूल किया। और आखिर में मैं कॉमरेड सलीम राज के पास पहुंचा और वो दुबई गालबन या सऊदी दुबई में किसी मुशायरे में गए हुए थे। मैं 10 दिन या रुक गया पेशावर में, आया, उनसे बात की, उन्होंने कबूल किया और फिर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन को आगे बढ़ाया। तरक्की पसंद मुसन्निफीन में हमने सबको इकट्ठा किया, जो भी तरक्की पसंद है, कम्युनिस्ट पार्टी से है, कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक है या किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, उन सबको अदीबों को इकट्ठा किया जाए। उन सबको इकट्ठा किया, एक बॉडी जिसमें राज साहब जो है वो प्रेसिडेंट बने आखिरी बॉडी में, और डॉक्टर जाफर अहमद जनरल सेक्रेटरी बने। तो अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब की सालगिरह मना रहे थे हैदराबाद में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तरफ से। उसमें डॉक्टर जाफर अहमद ने जो स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन कल भी किसी पार्टी का फ्रेंड नहीं था, आज भी किसी पार्टी का फ्रेंड नहीं है। हमें तो कोई नाराजगी नहीं हुई, क्योंकि हमें तो अंजुमन को एक्टिव करना है, सरगर्म करना है, मुअस्सर करना है। लेकिन राज साहब की जब तकरीर हुई तो उन्होंने आगाज़ यहाँ से किया कि हमारी जनरल सेक्रेटरी ने जो ये बात की है कि अंजुमन कम्युनिस्ट पार्टी का फ्रंट नहीं है, मैं उसकी तरदीद करता हूँ। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन कम्युनिस्ट पार्टी का फ्रंट है। कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सेक्रेटरी जनरल और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का पहला सेक्रेटरी जनरल सजाद ज़हीर था, और हम अंजुमन में इस वजह से हैं कि हम कम्युनिस्ट पार्टी में, वरना मुझे पख्तूनख्वा में बहुत सारे अदबी जरगे, मैं किसी में जाके बैठ जाऊं और मैं हूं उसमें, लेकिन मरकजी तंजीम में जो आया हूं वो इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा। और फिर कॉमरेड काफ़ी बीमार होने लगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कॉमरेड
कांग्रेस हो रही है, पता नहीं आपकी जिंदगी कितनी है। मैं चाहता हूं कि बीमारी हालत में भी आप आएं। तो कॉमरेड सलीम राज हमारी 2016 की कांग्रेस में शरीक हुए एज ए डेलीगेट। मैं उन्हें सलूक सलाम पेश करता हूं। उनकी सर्विसेज जो हैं, जो अदीबों के लिए, अदब के लिए, इनकलाब के लिए, वो हमेशा याद रखी जाएगी। कॉमरेड सलीम राज को अफगानिस्तान से गनी साहब की हुकूमत ने एक काम डिप्यूट किया कि ग्रैंड जिरगा बुलाया जाए, जिसमें इधर के पख्तून उधर के पख्तून को इकट्ठा किया जाए और उससे कोई राय अमल निकाली जाए। उन्होंने पार्टी को पैगाम भेजा कि कामरेड ये कहा जा रहा है। हमने कहा काम अच्छा है, लेकिन जिसकी तरफ से काम दिया जा रहा है वो कुव्वतें अच्छी नहीं। उनके क्या मकासद हैं, अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है, आप जैसा बेदाग आदमी इस अमल का हिस्सा न बने, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका जिस तरह डॉलर फेंक रहा है, कॉमरेड सलीम राज को कोयले के कारोबार में कभी करीब नहीं जाना चाहिए, ताकि उसका हाथ खराब ना हो, उसका मुंह खराब ना हो, उसके कपड़े भी खराब ना हो। और कॉमरेड सलीम राज नहीं किया। हालांकि आप अंदाजा कर सकते हैं कि गनी साहब की हुकूमत कितने पैसे लुटा रही थी इन सारी चीज़ों पर। तो ये कॉमरेड सलीम राज की हिम्मत थी और मैं समझता हूँ कि उसको हमेशा याद रखना चाहिए। आप दोस्तों ने उसे याद किया। यहाँ पर उसकी जब कंडोलेंस मीटिंग थी तो हमने इंतज़ार किया कि वहाँ के दोस्त करें, लेकिन यहाँ शकत नहीं थी हमारी पार्टी में इतनी, तो हम इंतज़ार करते रहे। आखिर हमने फैसला किया और पेशावर प्रेस क्लब में हमने कंडोलेंस मीटिंग की। तो हमें ऐसे लोगों को याद करना चाहिए जो अपने फिक्र, अपने नुक्ते नज़र और अपने अमल में क्लियर हो। जो भी नुक्ता अपना डॉक्टर सरफराज है, हमें अच्छा लगता है क्योंकि जो है वो खुलकर कहता है, मुनाफिकी नहीं करता। हमारे कॉमरेड फारूक तारिक ने जो बातें रखी, ज़बरदस्त बातें हैं, अक्सर चीज़ों से इत्तेफाक है, लेकिन हमसे ज़्यादा शायद वो डसा हुआ है अलाइंसेस से और मर्जर से। इस वजह से कहते हैं कि अक्लमंद आदमी किसी सुराख से एक मर्तबा डसा जाता है, बार बार नहीं डसा जाता। तो शायद उनकी ये कैफियत इस वजह से है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हमारा मुल्क जिस मुसीबत से दो चार है, जिस तरह हमारे हुक्मरानों ने आलमी साम्राज्य इदारों और कुव्वतों के साथ गठजोड़ बनाकर इस मुल्क के अवाम को मुक़य्यद किया हुआ है, इसे आज़ादी दिलाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, जदोजहद करनी पड़ेगी। मैं इस चार चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि हर एक पार्टी अपने प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करे और वो पार्टियां अपने नजरे के बुनियाद पर पार्टी की बढ़ोतरी उसकी कुव्वत को बढ़ाने के लिए अपना रोल प्ले करे। बुनियादी काम यह है, क्योंकि इनकलाबी पार्टियां नजरे के बुनियाद पर मेंबरशिप करती हैं, तो आप नजरे के बुनियाद पर कैडर डेवलप करें और सियासी अमल में लाएं और प्रैक्टिस के बाद मेंबरशिप दें। लेकिन जो अलायंसेज हैं वो कॉमरेड लेनिन ने कहा है, उनका एक आर्टिकल है ऑन कॉम्प्रोमाइजेस, हमारे उस्तादों ने पढ़ा होगा, दोनों बुजुर्ग मेरे बैठे, वो कह रहे हैं कि जब आप कमज़ोर हो, बिल्कुल कमज़ोर हो, जो कुछ ताकत में नज़र आते हैं उनसे कहो कि यार ये मसाइल है, इस पर कुछ करते नहीं, हम भी आपके साथ होंगे। लेकिन जब आपकी थोड़ी बेहतर पोजीशन हो जाए तो उनसे कहें कि यार ये मसला है, मिलकर कुछ करना नहीं चाहिए। और जब आपके पास ताकत आ जाए तो आप कहें ये मसाइल हैं, आओ इस पर लड़ें, हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, आओ हमारा साथ दो। तो इस वक्त हम किस पोजीशन पर हैं, जिस पोजीशन पर हैं वहीं से अमल का आगाज करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में पख्तूनख्वा से एक खबर आई, हमारा 18 तारीख को कॉन्फ्रेंस थी, 17 तारीख को सिंध टीवी न्यूज़ ने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। उन्होंने पूछा कि इस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैंने कहा एक अखबार में खबर थी, शायद मैंने कहा आपने भी पढ़ी होगी, तो पख्तूनख्वा के किसी जेल से एक कैदी को रिहा किया गया। उन्होंने बाहर निकलने से इनकार किया, तो उन्होंने फौरन मुझसे सवाल पूछा एंकर ने कि बाहर दुश्मनी होगी। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं बाहर निकल के कोई रोजगार नहीं है, पेट कहाँ से भरूंगा, मेरा कोई रोजगार की उम्मीद नहीं है, मैं कहाँ से पेट पालूं, मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा, यहाँ मुझे मुफ्त में रोटी तो मिलती है।
اور آپ نے اس سے 2 دن پہلے خبر پڑی ہوگی، پورے پاکستان کے اخباروں میں خبر آئی کہ میاں بیوی نے 3 بچوں کو مار کر اور خود بھی خودکشی کر لی۔ اب اگر حالات اس سطح تک پہنچ جائیں تو ہم امریکی سامراج کی طرح اس قتل کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے، روئیں گے، اور اس رونے کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا۔ ہمارے درمیان بے انتہا فرق ہے، ہم بالکل مختلف انداز سے سوچتے ہیں۔ اس میں نیشنلزم کی آمیزش بھی ہے، اس میں الٹرا لیفٹ کی شامنزم بھی ہے، اس میں پارٹی شامنزم بھی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، اور آج کے اس اجلاس میں بھی دیکھ رہے ہیں، کل کے اجلاس میں بھی آپ نے دیکھی تھی۔ لیکن ان دوستوں نے کہا کہ یہ کانفرنس بلاتے ہیں کہ لیفٹ کی قوتوں کو اکٹھا کر کے کچھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس، اس کے بعد کوئی بھی کانفرنس ہو، جیسے کامریڈ نے کہا، ہمیں سب کو جانا چاہیے، یہ پاتھ ہے، پروسیس ہے کہ ہم غبار نکالتے اس طرف جائیں جس میں عوام کے لیے لڑائی کا کوئی راستہ بن سکے۔ اب پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے سندھ میں کسانوں کے لیے کیا لڑائی لڑی ہے، مزدوروں کے لیے کیا لڑائی ہے، ہر ایک پارٹی اپنے پلیٹ فارم پر لڑائی لڑ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اکا دکا پارٹی ہوگی جو فورم میٹنگز کرتے ہوں گے، لڑائی میں نہیں ہوں گے، باقی سب لڑائی میں۔ وہ لڑائیاں بکھری ہوئی ہیں، ان بکھری ہوئی لڑائیوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، اور ہر وہ بکھری ہوئی لڑائی سماج کے جس بھی سیکشن کی لڑائی ہے، ان کے پاس لڑائی کا انقلابی رخ دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہمیں وہ انقلابی رخ دینا چاہیے۔ ہم اس میں نہیں جائیں گے تفصیلات میں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا کس منزل پر پہنچی ہے، سامراجیت آج اس دور میں داخل ہو چکی ہے کہ سوویت یونین اور امریکہ، ویسٹ اور ایسٹرن کے سوشلسٹ بلاک اور سامراجی بلاک، یہ 2 بلاکوں کے درمیان تضاد تھا۔ مظلوم قوموں کا، مظلوم طبقات کا، انقلابی قوتوں کی کوئی پیچھے سے پشت پر قوت کھڑی تھی، اس وجہ سے سماج میں بھی، حکمرانوں میں بھی ہمیں کچھ وزن دیا جاتا تھا۔ اب وہ قوت نہیں ہے، اب دونوں سامراجی قوتیں ہیں۔ ایک قوت جو صرف اپنی کموڈٹی بیچنے کے لیے دنیا کی مارکیٹ تلاش کر رہی ہے، اور وہ کموڈٹی کے لیے جو را مٹیریل چاہیے اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور دوسری وہ ہے جو اپنی کموڈٹی کے علاوہ اپنا کیپٹل ایکسپورٹ کرتے ہیں، سود پر رقم دیتے ہیں، اور اس سود کے بدلے وہاں کے حکمران مجبور ہوتے ہیں کہ عوام کی ہڈیوں کو نچوڑ کر بھی ان کو وہ قسطیں ادا کریں۔ ہماری نئی بجٹ کے اعداد و شمار تو دیکھیں، خوفناک صورتحال ہے کہ کتنا سود میں بجٹ جا رہا ہے، اور پھر ہمارے اوپر انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے ہماری فوج، اس کا عالم دیکھیں کہ 74 ارب فیڈرل گورنمنٹ کے سول ملازمین کی پینشن اور 400 ارب فوجیوں کے ریٹائرڈ فوجیوں کی پینشن۔ یہ کب تک ہم بوجھ اٹھائیں؟ یہ کب تک بوجھ اٹھائیں کہ پختونخوا کا بوٹ پالش کرنے والا مزدور، پختونخوا کا ریڑھی پر پتھر ڈھو کر سڑک پر پھینکنے والا مزدور، وہ بھی پیٹرول پر ٹیکس بھی ادا کرے، بھاری جرمانہ جو عوام کے اوپر ہے وہ بھی ادا کرے، اور حرامزادہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ان کا MNA، ان کا MPA، ان کا گورنر، ان کا وزیر اور حکمران، وہ 150 لیٹر پھونک دیں مفت میں، گیس بھی مفت میں استعمال کریں، گاڑی بھی جو ان کے ٹیکس سے لی گئی، آپ حساب تو لگائیں، ہر صبح ہر سال اس صورتحال میں بھی کتنی ہزار گاڑیاں منگاتے ہیں، وہ مفت میں چلاتا رہے۔ ان کے بچے، وہ گھر میں سویا ہوا ہے، اس کے بچے گھوم رہے ہیں چترال میں، اس کے بچے گھوم رہے ہیں کوئٹہ میں۔ یہ ٹیکس عوام کی ٹیکس ہے، وہ محنت کش طبقہ 100 یونٹ جلاتا ہے، اس کے بھی پیسے ادا کرے، اور اس کو 25 روپے فی یونٹ دینا ہوگا، گیس کی قیمت بھی ادا کرے، ہر کھانے پینے والی چیز پر قیمت ادا کرے۔ لیکن ان حرامزادوں کو پارلیمنٹ میں شرم نہیں آتا کہ دال کی اور مرغی کی پلیٹ
12 रुपए और 14 रुपए में खा रहे हैं, बाहर हमें 150 रुपए में नहीं मिलती। अब इन सूरत हाल को देखकर करना तो होगा, कब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे? फिर हम कैसे दावा करेंगे कि हम आवाम के नुमाइंदा हैं? हम बिला शक पार्टियां बनाएं, लेकिन अब ये सोचना चाहिए कि अमेरिका और चाइना के तजाद के नतीजे में पाकिस्तान दोबारा एक जंग का मैदान या लांचिंग पैड बनने के लिए तो नहीं जा रहा। हमारे जनरलों के दरमियान ये लड़ाई क्यों शुरू हो गई है कि ISI का ग्रुप जो है वो एक बोली बोल रहा है और GSQ वाले दूसरी बोली बोल रहे हैं। इनके दरमियान तजाद क्या है? तजाद हमें जो समझ में आ रहा है कि GSQ वाले कहते हैं कि साफ तरीका यह है कि अमेरिका की खुशामद करो, उनके प्रॉक्सी बनो, उनसे डॉलर लो और पहले की तरह अपने खानदानों को अमीर करो। दूसरे कहते हैं कि नहीं, सिर्फ ये एक रास्ता नहीं, उनको भी ब्लैकमेल करो, चाइना को भी ब्लैकमेल करो, रशिया को ब्लैकमेल करें और उस ब्लैकमेल के नतीजे में डबल गेम खेलते हुए दोनों तरफ से पैसे कमाओ और जिहाद को बिजनेस जिहाद बिजनेस जारी रखो। और ये बच्चों की नर्सरियां कटवाने के लिए मुर्गी खाने भी तैयार करते रहो मदर से, ताकि उन्हें बच्चों को तैयार करो जिनको जिहाद में इस्तेमाल करो। मैं बांग्लादेश गया, वहाँ की इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट हमारे सामने रखी गई। उसने कहा कि बर्मा में, म्यांमार में जो मुसलमानों को मार पड़ी, जिसके नतीजे में 5 लाख मुसलमान माइग्रेट करके बांग्लादेश आए हैं, वो लड़ाई किसने शुरू की? उसकी लड़ाई शुरू करने वाले इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट है, जो इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट ऑफ अरकान, और उसका जो लीडर है वो कराची में पैदा हुआ है और उनका लीडर जो है मौलाना कुद्दूस बर्मी, वो कराची में कुद्दूस अरकानी के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम हैदरी में मदरसा खोल के बैठा हुआ है, वो इसकी पुष्ट पर है और उसके पुष्ट पर ISI है। अब ISI म्यांमार में ये क्यों कर रही है? इसलिए कि अरकान स्टेट में चाइना की इन्वेस्टमेंट है, तेल गैस है, वहां पर कीमती पत्थर है, धात है। अमेरिका चाहता है कि चीन को भगाया जाए। ISI यही जो अमेरिका को यहां पांव खोलने नहीं दे रही, डबल गेम कर रही है, म्यांमार में उसकी सर्विसेज सरंजाम दे रही है। और पाकिस्तान को ये दोनों ग्रुप अवाम को गिनती में नहीं लाते, ये 22 करोड़ अवाम को गिनती में नहीं लाते। वो कामरेड ने जो कहा कि ये 2.5 करोड़ ये हैं, होंगे 2.5 करोड़, लेकिन उस 2.5 करोड़ में मेरे ख्याल में 1 लाख भी नहीं होंगे जो इसका फायदा उठाते होंगे। बाकी हमारे मजदूरों के बच्चे हैं जो मर जाते हैं तो पीछे पेंशन भी नहीं मिलती। और ये सोवियत यूनियन, रशिया की जो फौज थी उसने जापान के दांत खट्टे किए थे, जापान से नौआबादियां छीनी थी, मशरकी यूरोप पर कब्जा किया था, सेंट्रल एशिया पर कब्जा किया था। मेरे दोस्त हमें न डराएं कि ये 2.5 करोड़ आर्मी है, क्योंकि रूस में जब लेनिन ने उस फौज के सिपाहियों से कहा कि आओ अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिल जाओ, आपको ये लुटेरे इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया पर फतवात करने के लिए, उस फतवा से आपको टका नहीं मिलता, तो वो सिपाही आके उन मजदूरों के साथ मिल गए और उन्होंने उसी हुकूमत का तख्ता पलट दिया। पाकिस्तान में भी जो आम मजदूर है वो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वो आम आदमी। अब फौजी को कितनी भी तनख्वाह ये बढ़ा के दें, लेकिन फौजी सिपाही जब घर जाता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी तनख्वाह से गुजारा नहीं हो रहा, तुम्हारे भाई को नौकरी नहीं मिल रही, मैं तुम्हारा बाप बीमार है, दवा का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। और उस फौजी के जुबान में जब हमारी आवाज पहुंचेगी तो वो कहेगा कि निकालो, कुछ करो बंदोबस्त। सवाल यह कि उन तक भी हमारा कोई पैगाम पहुंचना चाहिए। तो हम जब अलग अलग रहकर बात करते हैं तो एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की कुव्वत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथी ने जो तजवीज़ दी कि नेशनल पार्टी नैब की तरह एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि जब नैब बनी थी
उस वक्त की मारूजियात क्या थी, इंटरनेशनल मारूजियात क्या थी। यहाँ पर कोई बोर्जवाजी भी था जो साम्राज्य के खिलाफ ज़बानी तौर पर ही सोवियत यूनियन से कुछ हासिल करने के लिए ही आवाज तो बुलंद करता था। आज तो यह है कि बाजवा को और आईएसआई वालों का नाम लेकर फिर 1 साल बाद एक्सटेंशन का मामला आया तो उसे वोट दे देते। कौन सी बुर्जुआजी के साथ हम नैब की तरह इत्तेहाद करें? हम तस्वुर रखते हैं बुर्जुआजी के साथ इत्तेहाद का, कौमी जमहूरी इनकलाबों के तस्वुर का, और हैं कौन? कोई बुर्जुआजी हम में से नहीं। सब मिडिल क्लास से, वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं। और मेरे दोस्तों, क्लासिकल मजदूर तबका नहीं रहा। हमारे दोस्त ने ऐलान किया, मैं कहता हूं कार्ल मार्क्स का दोबारा पढ़ा जाए, जब वो कहता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की करेगी, जितनी आगे बढ़ेगी, उसके नतीजे में जिस्मानी मेहनत कम होती जाएगी, ज़हनी मेहनत बढ़ती जाएगी। और जब ज़हनी मेहनत बढ़ेगी तो उतना कदर भी ज्यादा पैदा करेगी। जिस्मानी मेहनत करने वाले से ज़हनी मेहनत करने वाला मजदूर ज्यादा कदर पैदा करेगा, और जब कदर ज्यादा पैदा करेगा तो तनख्वाह उजरत भी उसकी उतनी ही बेहतर ज्यादा होगी। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन उस वक्त भी होगी जब वो कदर 1 लाख का पैदा करता है तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन 1 लाख के कदर पर हो रही है। जब वो मजदूर 1 करोड़ पैदा करता है तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन उतनी ही बढ़ जाती है। हैदराबाद में झील पार्क सीमेंट फैक्ट्री, वहां मजदूर काम करते थे 1800 और टोटल पैदावार होती थी 3000 टन। अब उसकी 1500 टन। उसके मुकाबले में अस्करी सीमेंट आया मोटरवे पर, वो लगा, वहां पर 350 मजदूर काम कर रहे हैं और पैदावारी गुंजाइश कितनी हो गई? 3500 की। अब आप अंदाजा करें कि झील पार्क के वर्कर से अस्करी सीमेंट के वर्कर की तनख्वाह कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कितना ज्यादा कदर पैदा किया। इसकी मानी ऑटोमाइजेशन से, साइंटिफिक टेक्निकल रिवॉल्यूशन के नतीजे में कंप्यूटर, रोबोट और ऑटोमाइजेशन के नतीजे में कदर ज्यादा पैदा हो रहा है। बहरहाल इस पर हम बहस नहीं करते, ये फोरम के डिस्कशन की बातें हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के अवाम, एक तरफ कौमें भुगत रही हैं, उनके वसाइल लूटे जा रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें कि सेंडक खाली हो गया, रिकोदक को खाली करने के मनसूबाबंदी हो रही है। इस पख्तूनख्वा में तेल निकला है, गैस निकला है, वो सब खा रहे हैं। पख्तूनख्वा के अवाम को कराची, मलेशिया, सिंगापुर, कहाँ जाके भटकना पड़ता है मजदूरी के लिए कि सिर्फ पेट गुजारा कर सके, उसे कोई महल खड़ा नहीं करता। बलूचिस्तान के अवाम को सीधी चप्पल भी नहीं है, कपड़े का जोड़ा भी नहीं है, जबकि सोना पैदा कर रहा है। सिंध के 23 डिस्ट्रिक्ट्स में से तकरीबन 14 डिस्ट्रिक्ट में गैस के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान का 74% गैस सिंध प्रोवाइड करता है, लेकिन सिंध के लोगों को रोजगार नहीं है, भटक रहे हैं दुनिया के अंदर। पंजाब का मेहनतकश तबका, जिसको ज़िया-उल हक के ज़माने के बाद आज तक इतनी सनती तरक्की करके दी गई है, लेकिन अब भी देखें कि उसकी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ वसाइल नहीं है। और देहात में पड़े हुए किसान जो है वो नंबरदार के सामने किस तरह सरनगू करने पर मजबूर हैं। इनके खिलाफ जो सरमाएदार तबके और हमारे जागीरदारों ने, जनरलों ने और जजों ने इत्तेहाद बनाकर उनके ऊपर जबर और जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, इसका मुकाबला करने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। आखिर में मैं बात करूंगा कि हमें कल एक मीटिंग हुई है, उसकी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं दोस्तों को वाजे करना चाहता हूं, ताकि आज के मेज़बानों को भी कुछ इसका अंदाज़ा हो जाए। कल की मीटिंग में यह तय हुआ है कि एक 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, और करारदादे और डिक्लेरेशन जो है, जो वहाँ पास हुआ है, उसमें कुछ तरामीम करके हर एक पार्टी अपनी सेंट्रल कमेटी में ले जाएगी, और वो 5 रुकनी कमेटी मुख्तलिफ और लेफ्ट पार्टियों से भी राब्ता करेगी, और ये मरहला 2 तारीख तक उन्होंने तय करना है। और 23 जुलाई को, कामरेड निसाब, 23 जुलाई को कराची में, इस्लामाबाद में पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के मेज़बानी के तहत इजलास होगा,
جس میں مزید فیصلے کیے جائیں گے، اور کوشش یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ الائنس بنا کر اس کا فریم ورک بنا کر عوام ایکشن میں جائے، صرف فورم ڈسکشن تک نہ ہو، کانفرنسوں تک نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ یہ لیفٹ پارٹیز کانفرنس ہے۔ اگلے مرحلے میں کامریڈ نے کہا ہے کہ سامراج مخالف کانفرنسیں ہونی چاہیے، سامراج مخالف کانفرنسیں ہوں گی، جاگیرداری مخالف کانفرنسیں ہوں گی، کاروباری جنرلوں کے خلاف کانفرنسیں ہوں گی، اس کارپوریٹ کیپٹل کے خلاف کانفرنسیں ہوں گی، اور اس گٹھ جوڑ کے خلاف کانفرنس ہوگی جو IMF کے ہمیں ایجنڈا دے کر ڈرا کر ہمارے اوپر آئے دن مہنگائی کا طوفان گراتے ہیں۔ مہربانی، شکریہ، تھینک یو۔